गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है श्वसन रेस्पिरेशन। इसके पहले वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस, और ये फोर्थ टॉपिक है आपका श्वसन। तो न्यूट्रिशन में आप लोग को मैंने बताया था कि आप जो भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा लेते हैं। तो इसका डाइजेशन होने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो है कि पाचन होने के बाद ग्लूकोज प्राप्त होता है, प्रोटीन का पाचन होता है तो अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, वसा का पाचन होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये इसका डाइजेशन होने के बाद जो ये बॉडी में जो है कि छोटी आंत में जो है कि इसका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। अवशोषण होने के बाद जो है ब्लड में ये जो मिल जाता है, ब्लड में मिलने के बाद ये जो है कि छोटी आंत में ब्लड में मिलने के बाद ये जो है कि उत्तक, और उत्तक से कहाँ चला जाता है, कोशिका में चला जाता है। ठीक, तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है डाइजेशन के बाद ये टोटल किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज में। ये टोटल जो है कि हमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये जो हमें डाइजेशन के बाद जो प्राप्त हुआ है ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाने के बाद ये किस में जो है कि कोशिका में विखंडन हो जाते हैं। कोशिका में विखंडन होने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे कि ग्लूकोज जो है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड प्राप्त होता है, वसा से फैटी एसिड प्राप्त होता है। ये सभी चीज़ किस में मिल जाते हैं, ग्लूकोज में। लेकिन जो है कि ग्लूकोज से तो ग्लूकोज हो जाता है, लेकिन प्रोटीन और वसा से जो अमीनो अम्ल और एसिड प्राप्त होते हैं ये आवश्यकता अनुसार ही ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। ये टोटली पूरी मात्रा में जो है कि ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो डाइजेशन के बाद जो हमारे जो है कि पाचन होने के बाद जो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तो ये कहाँ पे होता है, तो ये ग्लूकोज जाता है आपका कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में जाने के बाद कोशिका में विखंडन होता है, और विखंडन होने के बाद ही हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। इससे तो हमें एक मुख्य क्वेश्चन आपका जो है कि प्राप्त होता है कि जो है कि आपको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो आपका मुख्य स्रोत एनर्जी का क्या है, ग्लूकोज ही है। कैसे कि जैसे आप खिलाड़ियों को देखेंगे, खिलाड़ी जब खेलते हैं उन्हें तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो ग्लूकोन डी पीते हैं। ग्लूकोन डी इसलिए पीते हैं कि ग्लूकोन डी में आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से ही हमें तुरंत क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा। ग्लूकोज जो है कि आप लेंगे, ग्लूकोज के बाद ये तुरंत क्या कोशिका में विखंडन होगा। विखंडन होने के बाद तुरंत ही आपको क्या मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि तुरंत अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए होती है आप लोग ग्लूकोन डी पीते हैं। कभी ऐसा देखें हैं कि जो है कि आपको ग्लूकोज जो इसी एनर्जी की ज़रूरत हुई और आपने जाकर घी यानी कि घी तेल पी लिया, तो घी तेल आप लेंगे सोचेंगे हमें एनर्जी मिल जाए, तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा, बहुत लेट मिलेगा। जैसे कि आपने घी वसा में जो है घी और जो है कि तेल ले लिए, उसके बाद आपका डाइजेशन होगा। डाइजेशन में आप जानते हैं कितना, मतलब डाइजेशन में 4-5 घंटे लग ही जाएंगे। तो डाइजेशन होने के बाद ये फैटी एसिड में होगा, फिर फैटी एसिड से ग्लिसरॉल में चेंज होगा, उसके बाद ग्लूकोज में चेंज होगा। ग्लूकोज के बाद ये कोशिका में विखंडन होगा, कोशिका में विखंडन होने के बाद ऊर्जा प्राप्त होगा। तो इतनी लंबी प्रोसेस होता है। इसलिए बोला गया है कि जब तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हमें किसकी आवश्यकता, क्या लेना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए। ग्लूकोज से हमें क्या मिल जाता है, तुरंत एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि ग्लूकोज कहाँ पे जाके टूट रहा है, तो कोशिका में टूट रहा है। तो यानी हम लोग कोशिका के बारे में देखते हैं। कोशिका, ये आपका क्या है, कोशिका है। कोशिका का ये जो है केंद्रक है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं, ऊर्जा का घर कहते हैं, या पावर हाउस भी कहते हैं। यह आपका कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म है। ठीक, हम लोग ने डाइजेस्टिव देख लिया। डाइजेशन के बाद जो है कि जो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज जो है कि कहाँ पे टूटता है तो ग्लूकोज आपका जाके टूटेगा कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में आपका ग्लूकोज टूटेगा। तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में ग्लूकोज आपका टूटता है, तो ग्लूकोज टूटकर पाइरूवेट में टूट जाता है। ग्लूकोज टूटकर किस में टूटता है, तो पाइरूवेट में टूट जाता है। पाइरूवेट जो है कि 3 कार्बन का एक तत्व होता है। तो ये प्रोसेस जो होता है सभी में समान होते हैं, जैसे एनिमल्स में हो गए, प्लांट्स में, जो है कि ईस्ट में, ये जो है कि सभी चीज़ें सभी जगह में जो है सभी ऑर्गेनिज्म में ये क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके बाद ये 3 पार्ट में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखें ग्लूकोज जो टूट रहा है, कहाँ टूट रहा है, आपका कोशिका द्रव में टूट रहा है, ठीक है। तो इससे आपका एक डिफिनेशन बनता है कि ग्लूकोज का कोशिका द्रव में जो है कोशिका विखंडन की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोश की ऊर्जा बोलते हैं। ग्लूकोज का कोशिका द्रव में कोश की विखंडन की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, कोश की ऊर्जा बोलते हैं। पहला प्रोसेस हम लोग देख लिए, ये पहला प्रोसेस सभी में होता है। ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुवेट में टूटेगा। ये पायरुवेट, ये जो फर्स्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहला जो है कि प्रक्रिया ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये जो ग्लूकोज किस पे टूट गया है, पायरुवेट में टूट गया है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप श्वसन करते हैं तो श्वसन में आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है कि विंड पाइप द्वारा आपका जो है फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में आपका जो है ग्लूकोज पहले से ही स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा अवशोषित करके वहाँ पे रहता है। और ऑक्सीजन जब भरपूर मात्रा में आपको मिलता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के बाद ये हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ऊर्जा यानी ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यानी अब भरपूर मात्रा में जब आप ऑक्सीजन लेंगे तो आपको संपूर्ण रूप से क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो बिना आपका जो है इससे एक क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या ऊर्जा संभव है, नहीं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा संभव ही नहीं है। जब तक आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, और टूटकर हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP हमें ऊर्जा देगा। ये फर्स्ट प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस आप लोग देखिए, ये ऑक्सीजन के अभाव में। तो इसे आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन अभाव में ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होता है। तो जब जो है कि जब कोई आदमी तेज़ दौड़ता है या कोई आदमी किसी से झगड़ा कर रहा है, ठीक है, तो झगड़ा कर रहा है तो और या तेज़ दौड़ रहा है, तो जब आप तेज़ कोई कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो है कि एनर्जी की आवश्यकता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। जो आपकी जितनी ऑक्सीजन तो मिल रही है, जितनी आपको ऑक्सीजन मिल रही है उससे ज़्यादा एनर्जी की आपकी आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन जितना मिल रहा है उतना तो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, बाकी एक्स्ट्रा आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या होता है, ये सेकेंड प्रोसेस लागू होता है। इसमें जो है ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज होता है, पायरुवेट से भी ऑक्सीजन के अभाव में इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, अब्सेंट होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा और आपके बॉडी में ही आपका लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्राप्त होगा। ये जो है कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, ठीक है। कोई आदमी अगर तेज़ दौड़ रहा है तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये तो इतनी प्रोसेस से तो आपको ऊर्जा मिल ही रही है, ये फर्स्ट प्रोसेस से आपको ऊर्जा मिल रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये प्रोसेस भी लागू होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो उसमें जो है कि लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। उसमें क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। लेकिन इससे एक नुकसान होता है कि आपकी बॉडी में जो है कि लैक्टिक अम्ल जो ज़्यादा हो जाता है तो मसल्स क्रैम्प हो जाता है, ठीक है। मसल्स में क्या आता है, क्रैम्प हो जाता है, इससे जो है कि बीमारी हो जाती है, मसल्स क्रैम्प हो जाता है, ठीक। आपका थर्ड प्रोसेस क्या है, ये थर्ड प्रोसेस जो है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट जो है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो इसमें क्या, इसका प्रोसेस क्या होगा, ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटेगा, पायरुवेट से ये जो है कि किसमें, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या बनाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही अपना ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो ईस्ट है। कैसे, तो वो ऑक्सीजन ऊर्जा जो है, एनर्जी है, कैसे प्राप्त करता है, तो ग्लूकोज से ये किस में टूटेगा, पायरुवेट में। पायरुवेट से ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। कौन, ईस्ट, ठीक। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं जो है कि फर्स्ट प्रोसेस जो है कि सभी में होता है, यानी कि
जो ये आप जो है कि अगर क्वेश्चन आया कि एनिमल्स में जो है कि कैसे श्वसन होता है, कैसा ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज किस में टूटता है? पायरुवेट में। पायरुवेट से जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा संपूर्ण जो है कि संपूर्ण रूप से ऊर्जा यानी कि ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन एनिमल्स में जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कैसे होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो एनिमल्स में कौन सा प्रोसेस होता है? तो ये यहाँ से ग्लूकोज से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, ये किस में होता है? एनिमल्स में होता है। अब फिर प्लस सेकेंड वाला, जब आप एनिमल में जब आप जो है कि कोई तेज़ दौड़ रहा है या कोई बहुत कठिन कार्य कर रहा है जिसमें उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो रहा है, या कोई किसी से लड़ाई कर रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, तो सेकेंड प्रोसेस लागू होगा। इतना जो है पार्ट तो रहेगा ही। इससे जो है कि ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP ऊर्जा प्राप्त होगी। इससे भी ज़्यादा अगर ऊर्जा चाहिए है उसे, तो सेकेंड प्रोसेस लागू होगा। उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी। ऑक्सीजन का क्या होगा? अभाव होगा, कम मात्रा में होगा। लेकिन वो क्या बनाएगा? वो जो है कि बॉडी से एनर्जी मिलने लगेगी। तब जो एक्स्ट्रा जब आपको एनर्जी चाहिए तो उससे कहाँ से एनर्जी प्राप्त होने लगेगी? बॉडी से। तो उसमें आपका लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनेगा। ठीक। और थर्ड वाले में आपको क्या बताया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है कि ऊर्जा प्राप्त करता है? तो ईस्ट जो है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त करता है। इसमें क्या प्रोसेस होता है? ग्लूकोज किस में टूट गया? पायरुवेट में। उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, इससे जो है कि ऊर्जा प्राप्त करेगा। इसमें जो ऊर्जा मेन जो है कि आप लोग को बताना भूल गए, ये जो है कि आपका जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो टूटता है, जो आपका ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ये जो आपका ग्लूकोज आपका टूटेगा फर्स्ट वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा। कहाँ टूटेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपका फर्स्ट वाला प्रोसेस किस में टूटेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि सेकेंड यानी कि ऑक्सीजन के अभाव जिसमें है, ये दोनों जो है कि आपका किस में टूटेगा? तो ये कोशिका द्रव में टूटेगा, साइटोप्लाज्म में टूटेगा। ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो है कि एनिमल्स में यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है श्वसन, वो किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। एनिमल्स जो अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पे ग्लूकोज टूटेगा? जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा। जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो कहाँ पे जाके टूटेगा? तो कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में टूटकर हमें क्या मतलब क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ठीक। इतना आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला जो प्रोसेस है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये इस कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है। और सेकेंड और थर्ड प्रोसेस जो है कहाँ पे जाके ग्लूकोज टूटेगा? तो आपका कोशिका द्रव से टूटेगा, और यहाँ पे टूट कर हमें क्या पता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें जो है कि दो प्रोसेस द्वारा होता है। इसमें दो प्रकार के श्वसन होते हैं, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। दो भाग में डिवाइड किया गया है। वायवीय श्वसन को ऑक्सीय श्वसन भी कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनाक्सीय श्वसन भी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीय श्वसन, इसे ऑक्सीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सीय श्वसन भी कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति। वायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन उपस्थित होता है। सबसे पहला अंतर क्या है कि वायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और जो है कि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। ठीक। सेकेंड जो है कि वायवीय श्वसन जो है कि किस में होता है, जैसे कि आप लोग को बताएं ऊपर कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कहाँ पे होता है श्वसन? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि अवायवीय यानी कि अनाक्सीय श्वसन में जो है कि आप लोग को 2 और 3 वाला टॉपिक बताए हैं कि जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तो किस में होता है? ये लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। और जब हम लोगों ने क्या देखा था कि वायवीय जो है किसमें श्वसन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और अवायवीय जो है आपका जो है कि कोशिका द्रव में होता है। ठीक है। जितने भी वायवीय जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ पर होगा? तो आपका कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में होगा। थर्ड आपका क्या है
कि जो है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब टूटता है तो लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के जो है देता है, ठीक है, या लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। और जो ऊर्जा है, ये जो अवायवीय का जो प्राप्त ऊर्जा होता है कम होता है। क्या होता है? वायवीय की तुलना में अवायवीय से जो प्राप्त ऊर्जा होता है क्या होता है? कम होता है। जबकि वायवीय श्वसन से जो प्राप्त ऊर्जा होता है अधिक होता है और अवायवीय श्वसन से प्राप्त ऊर्जा क्या होता है? कम होता है।